हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। स्टूडेंट्स, मैं हूं यासिर जावेद, आप लोगों का बायोलॉजी टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे श्वसन के बारे में, जो कि हमारा दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग आज बात करेंगे जानवरों और उसके साथ साथ पादपों में श्वसन किस प्रकार होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला चैप्टर तो नहीं कहेंगे, श्वसन का दूसरा यूनिट कहेंगे ये हम लोग। हम लोग ये जानेंगे जानवरों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। ये हमारा बहुत ही छोटा टॉपिक है। आई थिंक ये बहुत ही छोटा सा वीडियो रहेगा, जिसमें हम लोग जानवरों के में गैसों के आदान प्रदान से कौन कौन से अंग के द्वारा होता है और पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस तरह से होता है, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हमेशा देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जानवरों में गैसों का आदान प्रदान करने के लिए, यानी कि श्वसन के लिए अलग अलग अंग होते हैं। क्या होते हैं? इसमें गैसों का आदान प्रदान करने के लिए बहुत ही अलग अलग अंग होते हैं। सबसे पहले हम जानवरों के गैसों का आदान प्रदान का अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? इसका अध्ययन कैसे करेंगे कि इसमें गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। तो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि एक मछली है जो क्या कर रही है, अपने गिल्स को ब्रश से साफ कर रही है। क्या कर रही है? गिल्स को ब्रश से साफ कर रही है। क्यों साफ कर रही है भाई? इसलिए साफ कर रही है क्योंकि ये गिल्स के माध्यम से ही अपने गैसों का आदान प्रदान करती है। तो हम लोग पहले ये देखें कि जलीय जीव जो होते हैं, जो मछली होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने गिल्स के माध्यम से क्या करते हैं? गैसों का आदान प्रदान करते हैं। पहली बात ये हुई। दूसरा कि कोई भी स्थलीय जानवर है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, इंसान, मनुष्य, जो भी है, वो क्या करेंगे? अपने गैसों का आदान प्रदान करने के लिए क्या करेंगे? उसके पास एक अंग होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं फेफड़ा। क्या बोलते हैं? फेफड़ा के माध्यम से क्या करते हैं? स्थलीय जीव जो होते हैं, स्थलीय जानवर जो होते हैं, वो क्या करते हैं? गैसों का आदान प्रदान फेफड़े की सहायता से करते हैं। इसके अलावा हम लोग तीसरा जो देख रहे हैं, तीसरा वाला एक डायग्राम, जिसमें क्या कर रहा है? मेंढक उछल करके एक प्रे को पकड़ रहा है। यानी कि मेंढक क्या कर रहा है? ये त्वचा से करता है अपना श्वसन। क्यों करता है? क्योंकि ये उभयचर है। उभयचर क्या करता है? अपनी त्वचा से अपना गैसों का आदान प्रदान करते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे, मेंढक अपनी त्वचा से करते हैं। साथ साथ आप लोग जानते हैं केंचुआ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। केंचुआ भी अपने शरीर की ऊपरी सतह की सहायता के द्वारा ही क्या करते हैं? वो अपना गैसों का आदान प्रदान करते हैं। तो क्या बात समझ में आई? गैसों का आदान प्रदान करने के लिए सभी जीवों में, जो स्थल पे रहने वाले जीव हैं या पेड़ पौधे पे, ये कहें क्या हम लोग, पानी में रहने वाले जीव हैं, उसमें अलग अलग तरह से गैसों का आदान प्रदान होता है। अब हम श्वास यानी गैसों के आदान प्रदान को थोड़े से विस्तार से समझेंगे। क्या करेंगे? थोड़ा विस्तार से इसके अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे? जलीय जीवों के बारे में देखेंगे। जलीय जीव कौन सा? जलीय जीव यानी कि मछली। मछली क्या करता है? अपने गैसों के आदान प्रदान कैसे करता है? क्या करता है? हम लोग जानते हैं कि जो मछली होते हैं जल में घुले हुए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो ये बात ऑब्जेक्टिव के लिए हमेशा याद रखेंगे कि जो मछलियाँ होती हैं वो क्या करती है? जो जल में घुले हुए ऑक्सीजन होती है उसका उपयोग करती है। वो बाहर से ऑक्सीजन नहीं लेता है, जो जल में घुला हुआ ऑक्सीजन होता है उसी का उपयोग करती है। ऑक्सीजन तो लेगा। दूसरा क्या करता है? पानी में ऑक्सीजन घुलनशील बहुत कम होता है। पानी में जो होता है वो ऑक्सीजन क्या होता है? बहुत ही कम घुलनशील होता है। इसकी मतलब ये कर लें कि कंपैरिजन में, इसकी कंपैरिजन में क्या होता है? ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही, मतलब हवा की तुलना में बहुत कम होती है। अब मतलब ये पानी है, पानी में क्या होती है? जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जबकि हवाओं में ऑक्सीजन की मात्रा इस कंपेरेटिवली इसके ज़्यादा होती है। या समझ लें कि हवा की तुलना में बहुत ही कम है। ठीक है, इसलिए जलीय जीवों में सांस लेने की दर तेज होती है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो मछली होती है, मछली की गलफरा जो होता है बहुत फास्ट चलता है। जैसे कि आप लोग इस डायग्राम में यहाँ देख रहे हैं, ये मछली देखिए कितना फास्ट सांस ले रही है। ये मछली जो दिख रहा है आपको, क्या बहुत फास्ट सांस ले रही है। मछलियाँ बहुत तेज़ दौड़ रही है। ये मछली बहुत फास्ट सांस ले रही। तो ये मछली को देखें, इसको देखें, ये देखें, जो भी देखें क्या कर रहा है, इसको बहुत ही बुलबुला बहुत ही तेज़ी से निकल रहा है और बहुत ही तेज़ी से सांस लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि इसमें जो जल में जो घुले हुए ऑक्सीजन है बहुत ही कम अमाउंट में होता है और वो ज़्यादा लेने के चक्कर में क्या करता है? बहुत ही फास्ट ये सांस लेता है। इसलिए हम लोग जब बोलते हैं कि पानी में रहने वाले जीवों की, ये बोले, ठीक है, क्या लिखेंगे? पानी में रहने वाले जीवों में सांस
लेने की गति तेज होती है, ये याद रखेंगे। पानी में रहने वाले जीवों की गति तेज होती है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या दिया, इतनी बातें समझ में आएगी। जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं, मछली होते हैं या कोई भी होते हैं, उसमें सांस लेने की गति तेज होती है। अब यहाँ देखें कि इसकी तरह देखें क्या होता है। मछलियाँ मुंह के माध्यम से ऑक्सीजन युक्त पानी लेती है। ये जो मुंह होता है, मुंह के माध्यम से क्या करता है, ये मछली ऑक्सीजन युक्त पानी लेता है। क्या लेता है? पानी लेता है। अपने मुंह के माध्यम से ऑक्सीजन युक्त पानी लेता है और इसे गलफरे की माध्यम से छोड़ देता है। और क्या करता है, ये गलफरे की माध्यम से ये निकाल देता है। हमेशा आप जब भी देखेंगे मछली के गलफरे से क्या होता है, पानी निकलते रहते हैं। क्या होता है, जो भी घुलनशील हवा वायु होती है इसमें घुली रहती है, पानी इसकी सहायता से इधर से निकल जाता है और आप क्या देखेंगे, जो हम ऑक्सीजन होता है इसके शरीर के अंदर चली जाती है। इसका यही कंसेप्ट है। ठीक है, गलफरे के माध्यम से पानी से ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश कर जाती है। जो गलफरा है उसके माध्यम से क्या होती है, पानी रक्त में प्रवेश कर जाती है और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड पानी में प्रवेश करती है। और रक्त में जो घुला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है वो पानी में प्रवेश करती है और पानी में ऑक्सीजन की मात्रा रक्त की तुलना में अधिक होता है, इसलिए ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश करती है। ठीक है, ये बात तो अलग, ये यहाँ तक बात अलग है, इसकी बात अलग रखेंगे। लेकिन पहले हम क्या समझेंगे, पहले हम ये समझें कि जो हमारा क्या है कि गलफड़े के माध्यम से पानी से जो ऑक्सीजन है रक्त में प्रवेश करती है और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड पानी में प्रवेश करती है। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पानी, यह पानी फिर गलफड़ों से बाहर निकल जाता है। वही मैंने कहा, जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो गलफड़ा होगा, गलफड़ा से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पानी बाहर निकल आएगी। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम लोग विसरण की प्रक्रिया कहते हैं। यह प्रक्रिया विसरण के माध्यम से होती है। यह प्रक्रिया किस माध्यम से होती है? विसरण के माध्यम से होती है। तो यह विसरण की प्रक्रिया क्या है? विसरण की प्रक्रिया कहते हैं जब कोई चीज हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है या फिर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर मूव करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसे ही हम लोग बोलते हैं विसरण की प्रक्रिया। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? विसरण की प्रक्रिया कहलाती है। कौन सी प्रक्रिया विसरण कहलाएगी? जब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर मूव करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, पानी में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है, पानी में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है रक्त की तुलना में अधिक होती है, इसलिए ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश कर जाता है। जो पानी है, हम लोग जान रहे हैं कि हमारा बॉडी में थोड़ा सा ऑक्सीजन कम होगा ना, जब ऑक्सीजन निकल जाएगा तो हमारे बॉडी में तो कम है, लेकिन ये पानी है, जैसे हमारा ये क्या बना दिए हम यार, अरे ये क्या बना है, बेटाओ इसको। हाँ, ये देखो, ये हम लोग देख रहे हैं कि ये पानी है, नीचे में ये पानी है। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा क्या होगा, हमारा जो मछली का बॉडी होगा, मछली के बॉडी में क्या होगा, मछली के बॉडी में क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, ऑक्सीजन की मात्रा पानी में ज़्यादा होगी, इसलिए यहाँ से प्रवेश कर जाएगा। यानी कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर मूव कर रहा है। इसी प्रक्रिया को हम लोग विसरण कहते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग विसरण कहेंगे। तो विसरण में क्या हुआ, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। पानी की तुलना में रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक होती है। और ये चीज़ भी देखते हैं, पानी की तुलना में जो यहाँ ब्लड है, यहाँ पर CO2 ज़्यादा है, यहाँ पर क्या है, CO2 ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। इसलिए क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से पानी की ओर मूव करता है, जो गलफरे के माध्यम से चला जाता है। इज दैट क्लियर? तो हम लोग क्या देख रहे हैं, पानी की मात्रा जहाँ पर मतलब ऑक्सीजन की मात्रा जहाँ ज़्यादा हो रही है वहाँ से उधर की तरफ मूव कर रहा है। यानी कि कोई भी चीज़ अधिक मात्रा से, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मूव करेगा। इसी को हम लोग विसरण की प्रक्रिया बोलते हैं। क्लियर? अब बात आती है, आगे देखें क्या है। आगे है स्थलीय जो जानवर है, उसमें गैसों का आदान प्रदान करने के लिए क्या होता है। स्थलीय जानवर में गैसों का आदान प्रदान हम लोग जानते हैं, जो तरीका हम लोग पढ़े, जिस तरह हम लोग उसके लिए विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं। लेकिन कुछ प्रक्रिया, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिसमें क्या होते हैं, विसरण की प्रक्रिया के द्वारा भी उसमें क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होती है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्थलीय जानवर हवा से ऑक्सीजन लेते हैं। सिर्फ हमारे तरह विभिन्न प्राणियों में श्वसन अंग भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन विसरण की प्रक्रिया समान होती है। जो विसरण की प्रक्रिया होगी समान होगी। क्या समान होगी? उच्च सांद्रता से लेकर निम्न सांद्रता की ओर। सिंपल सी बात है। आइए अब बात आती है
कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान की बात करते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान करने के लिए इसमें कोई लंग्स नहीं होता है, इसके पास कोई लंग्स नहीं होता है जिसकी सहायता, जिस तरह से हम लोग हमारा लंग्स ऊपर नीचे करते रहता है, हवाओं के साथ ऑक्सीजन लेते हैं, तो उसके उस तरह से पेड़ पौधे में नहीं देखने को मिलता है। पेड़ पौधे में क्या है, कोई श्वसन अंग नहीं है, ये स्थिर होते हैं। ये क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, एक जगह क्या है, ये स्थिर है। ये बातें समझ में आ गई। इसलिए इनकी ऊर्जा की आवश्यकता कम है। ये स्थिर होते हैं तो इसमें ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है, इसलिए श्वसन की प्रक्रिया जानवरों की तुलना में थोड़ा सा धीमी होती है। यानी कि जिसको कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो श्वसन क्या करेगा, थोड़ा सा धीरे करेगा, वो रिस्पिरेशन थोड़ा सा धीरे करेगा। इसलिए गैसों का परिवहन बहुत कम होता है। गैसों का आदान प्रदान इस प्रक्रिया द्वारा होता है। इस प्रक्रिया को हम लोग प्रसरण कहते हैं। क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को भी हम लोग क्या कहते हैं, प्रसरण की प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रसरण की प्रक्रिया। इसलिए गैसों का परिवहन क्या होता है, कम होता है, मतलब क्या धीरे होती है। गैसों का आदान प्रदान इसकी प्रक्रिया के द्वारा होता है, जिस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रसरण बोलते हैं। प्रसरण में क्या होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले की तरफ, इसमें भी सेम वही चीज़ होता है। प्रसरण और विसरण में एक ही तरह की घटनाएं होती है। अब हम बात करते हैं ये होता क्या है एक्चुअली। अगर हम लोग दिन के समय और रात के समय लेकर के चलें तो हम लोग क्या देखेंगे, दिन के समय अगर हम बात करें पेड़ पौधे में क्या होता है, दिन के समय क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है और साथ साथ हमारे सूरज की रोशनी होती है इन्वायरमेंट में। तो हम लोग क्या देखते हैं, जो पेड़ पौधे की पत्तियाँ होती है, पेड़ पौधे के पत्तियों में रंध्र होते हैं। क्या होते हैं, रंध्र होते हैं, जिसको हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं। खुले रंध्रों के कारण श्वसन और प्रकाश संश्लेषण एक साथ होता है। रंध्र क्या होता है, ओपन होता है। रंध्र क्या होता है, खुला हुआ होता है। ये रंध्र क्या होता है, खुला हुआ होता है। इस कारण श्वसन क्या होता है, इस कारण श्वसन और प्रकाश संश्लेषण एक साथ होने लगता है। CO2 का उपयोग प्रकाश संश्लेषण के लिए किया जाता है। हम लोग ये जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसका उपयोग किसके लिए करता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए करता है। तो यहाँ बात क्या होता है, ऑक्सीजन, क्या पेड़ पौधे क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। अब इसी ऑक्सीजन का उपयोग क्या करता है, श्वसन के लिए किया जाता है। इसी ऑक्सीजन का उपयोग करके क्या करता है, जिस तरह हम लोग ऑक्सीजन का उपयोग करके वायवीय श्वसन करते हैं, जिस तरह ऑक्सीजन का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, वायवीय श्वसन करते हैं, उसी तरह पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन तो रिलीज करता है, लेकिन उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। क्या करती है ऑक्सीजन का उपयोग करके, वही जो हम लोग करते हैं, रिस्पिरेशन करते हैं, हम लोग तोड़ के ऊर्जा का निर्माण करते हैं। ठीक है, वही करते हैं। फिर उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, उससे भी। तो यही बातें आती है, जो हम लोग काम करते हैं, ये काम ये भी करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की सहायता में उपयोग भी हो जाता है। रात के समय की बात अगर हम लोग करें, रात के समय क्या देखते हैं, कोई प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, कोई ऑक्सीजन का उत्सर्जित नहीं होता, कोई प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, कोई प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, कोई ऑक्सीजन का उत्सर्जन नहीं होगा। श्वसन के दौरान क्या होता है, अधिक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी जाती है। क्या होती है, अधिक। हम इसी तरह मतलब श्वसन होगा, रात के समय क्या होता है, श्वसन की प्रक्रिया होगी और उससे क्या रिलीज होगा, इससे क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग जानते हैं जब श्वसन की क्रिया होती है H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, हम लोग जानते हैं। तो हमारे बॉडी में भी होता है, पेड़ पौधे में भी होता है। और क्या होता है, ये पेड़ पौधे में जब होता है क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। इसलिए ये बातें कही जाती है कि पेड़ पौधों के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे रात को कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। क्यों रिलीज करती है, क्योंकि रात के समय श्वसन की प्रक्रिया होती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलता है। और रात के समय प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है तो कोई ऑक्सीजन गैस रिलीज नहीं होता है। आई थिंक कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत ही छोटा सा वीडियो था। अगर आपको ये चैनल अच्छा वीडियो लगता है तो आप अपने चैनल को इस चैनल को थोड़ा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अच्छे वीडियो लाने के लिए कमेंट भी कीजिए, क्योंकि हम आप लोगों को एनिमेशन के माध्यम से बिहार बोर्ड के सारे बच्चों को उसके दिमाग तक अच्छे से सारे कंसेप्ट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। धन्यवाद।